हम करते हैं अपना एक नया अध्याय, और नया अध्याय है आपका अध्याय 7, जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। आप सब जानते हैं कि जन आंदोलन किसी भी राष्ट्र के विकास में, किसी भी राष्ट्र की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति में कितने जरूरी हैं। आपने जो पिछला अध्याय पढ़ा उसमें आपने जाना है, समझा है कि एक देश के लिए जन आंदोलन कितने जरूरी है। जो आपातकाल लगा वो किसके कारण लगा? जन आंदोलनों के कारण ही लगा। जब इंदिरा गांधी ने ये देखा कि उनकी नीतियां जनता के विकास को उस प्रकार से नहीं कर पा रही, और जब जनता में आक्रोश भड़का, जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तो इंदिरा गांधी उस जन आंदोलन से भयभीत हो जाती हैं और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक ताला लगा देती हैं। और वो ताला कौन सा है? आपातकाल का। आपातकाल का। तो आपने देख लिया है पिछले अध्याय में कि एक लोकतांत्रिक समाज में जन आंदोलन कितना ज्यादा प्रभावशाली और कितना ज्यादा शक्तिशाली होता है। आपसे ये बातें छिपी हुई नहीं है। मुझे आपको जन आंदोलन को समझाने की जरूरत नहीं कि क्या होता है जन आंदोलन। अब मैं आपको समझाने चल रहा हूं कि हमारे देश में कितने प्रकार के जन आंदोलन हुए हैं और क्यों जरूरी है जन आंदोलनों का होना एक देश के लोकतांत्रिक चरित्र को साबित करने के लिए। जन आंदोलन देश की लोकतांत्रिक चरित्र को व्यक्त करते हैं कि हाँ, हमारी जनता और हमारा देश 5 साल के लिए मोहताज नहीं है कि एक बार किसी को वोट दे दिया और सरकार सौंप दी तो 5 साल तक हम उस सरकार का विरोध नहीं कर सकते, हम उस सरकार के काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, और जन आंदोलन उसका प्रतीक है कि सरकार चाहे 5 साल के लिए क्यों ना चुन के बिठा दी गई हो, लेकिन अगर वो कुछ गलत करेगी इन 5 सालों के बीच में तो उसे उसकी औकात याद दिला दी जाएगी। किसके द्वारा? देश की वास्तविक शक्ति के द्वारा, जनता के द्वारा। जनता ही इस देश की वास्तविक शक्ति है। जनता ही इस देश की वास्तविक शक्ति है, और ये वास्तविक शक्ति उस शक्ति को उसकी शक्ति के लिए चैलेंज करती है और करनी भी चाहिए। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है जन आंदोलन और जन आंदोलनों ने किस प्रकार से भारत के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। तो आइए पहले तो समझते हैं इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या समझेंगे। पहले तो हम इस अध्याय का परिचय ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक, चलिए प्रारंभ करते हैं। आजादी के 3 दशक बाद लोगों का धीरज टूटने लगा था। जनता की बेचैनी कई रूपों में अभिव्यक्त हुई। पिछले अध्याय में हम चुनावी भूचाल और राजनीतिक संकट के बारे में पढ़ ही चुके हैं। बहरहाल जन असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ इसी रूप में नहीं हुई। 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे महिला, छात्र, दलित और किसानों को लग रहा था कि लोकतांत्रिक राजनीति उनकी जरूरत और मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए। इन आवाजों से जन आंदोलनों का ज्वार उमड़ा और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय हुए। मतलब ये जो जन आंदोलन है ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, ये बतेरे लोगों का आंदोलन, एक ग्रुप का है, बतेरे समूहों का, महिलाओं का है, छात्रों का है। सबने अपनी समस्याओं को जन आंदोलन के माध्यम से सरकार के सम्मुख रखा है, समाज के सम्मुख रखा है कि हमें इस प्रकार की समस्याएं हैं और हमें हमारी समस्याओं का निदान
चाहिए, हमें हमारी समस्याओं का निदान चाहिए और सरकार इस काम को करने के लिए आगे आए, क्योंकि उसका ये कर्तव्य है, क्योंकि उसका ये कर्तव्य है। तो सभी समूहों ने आवाज उठाई है और सरकार को मजबूर किया है कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आए। आगे सुनो। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए। इन आवाजों से जन आंदोलन का ज्वार उमड़ा और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय हुए। इस अध्याय में हम 1970 के दशक के बाद के जन आंदोलनों की विकास यात्रा को परखने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा से हम समझ सकेंगे कि जन आंदोलन क्या है, भारतीय समाज के किन तबकों को इन आंदोलनों ने लामबंद किया है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में ये जन आंदोलन क्या भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जन आंदोलन क्या है, फिर इसके बाद ये समझेंगे कि किस किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन हुए हैं और इन्होंने सरकार के ऊपर किस किस प्रकार का प्रभाव डाला है, और इन्होंने सरकार के ऊपर किस किस प्रकार का प्रभाव डाला है। और हम ये समझेंगे कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में जन आंदोलनों की क्या भूमिका है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में जन आंदोलनों की क्या भूमिका है। इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले आज के हम विषय को समझते हैं। जन आंदोलनों की प्रकृति, किस प्रकार के होते हैं जन आंदोलन और उनमें क्या उठाया जाता है मुद्दा। देखो बात शब्द ही पहला क्या है, जन आंदोलन। तो सीधी बात कि इसमें जो मुद्दा उठाया जाएगा वो जनता का मुद्दा होगा। वो किसका मुद्दा होगा, जनता का मुद्दा, जो जनता से संबंधित होगा, जो जनता से संबंधित होगा। उसके अलावा किसी भी मुद्दे को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। समझ में आई बात। जनता की समस्याओं को उठाने वाला जो आंदोलन होता है या जो मूवमेंट होता है उसे जन आंदोलन कहते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि क्या है जन आंदोलन की प्रकृति। इस अध्याय के शुरुआती चित्र पर ध्यान दीजिए। इस अध्याय के शुरुआती चित्र पर ध्यान दीजिए। इस चित्र पर देखिए, इस चित्र पर ध्यान दीजिए आप सभी, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप इसमें क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाल मुकुंद। दो लोग पेड़ से चिपके हुए, दो लोग पेड़ से चिपके हुए कि दो महिलाएं पेड़ से चिपके हुए। दो महिलाएं पेड़ से चिपकी हुई हैं। वो क्यों चिपकी हुई, बचा रही है। कभी सोचा है आप सभी ने, कोई रीजन होगा उसका, है ना। कोई फालतू में पेड़ से तो नहीं चिपकता ना, कुछ ना कुछ रीजन है उसका, कारण है। कोई ना कोई समस्या तो जरूर है, कोई ना कोई समस्या तो जरूर है जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। गांव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ों को अपनी बाहों में बांध रखा है। क्या ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं या ये लोग कोई पर्व त्योहार मना रहे हैं? दरअसल चित्र में नजर आ रहे लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ना वो खेल खेल रहे हैं, ना वो कोई त्योहार मना रहे हैं, ना कोई वो पर्व मना रहे हैं। वो इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं, मन में प्रश्न उठना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने पेड़ों को बाहों में भर रखा है, ऐसा क्या कारण है? जब वो न त्योहार मना रहे हैं, न कोई पर्व मना रहे हैं, न कोई रीति रिवाज मना रहे हैं, न कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? आइए देखते हैं। दरअसल चित्र में नजर आ रहे लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे। यहाँ जो तस्वीर दी गई है उसमें सामूहिक कार्रवाई की एक असाधारण घटना को दर्ज किया गया है। सामूहिक कार्रवाई की एक असाधारण घटना को दर्ज किया गया है। यहाँ जो तस्वीर दी गई है उसमें सामूहिक कार्रवाई की एक असाधारण घटना को दर्ज किया गया है। यह घटना कब घटी है?
1973। कब? 1973 में घटी, जब मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ और चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ इन्होंने क्यों ऐसा किया है? क्योंकि पेड़ों की व्यावसायिक कटाई के लिए सरकार ने इजाजत दे दी थी। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को इन पेड़ों को काटने की इजाजत दे दी गई थी और उन्हें इसका प्रयोग करके पैसा कमाने की इजाजत दे दी गई थी, जिस कारण से इन लोगों ने उसकी कटाई को रोकने के लिए ऐसा किया, उससे चिपके और उसे बचाया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? पर उन्होंने पेड़ों को क्यों बचाया? ये प्रश्न भी तो मन में होगा ना आपके। उन्होंने पेड़ों को क्यों बचाया? ऐसा क्या कारण था कि उन्हें अपनी जान देना आसान लगा, लेकिन पेड़ों को काटा जाना उन्हें किसी भी रूप में रास नहीं आया? ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं कि क्या है चिपको आंदोलन के होने के पीछे का कारण। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। गांव वालों ने क्या कहा कि हमें अपने खेती बाड़ी के हथियार बनाने के लिए अंगूर के पेड़ों की लकड़ी काटने की इजाजत दी जाए। किससे कहा? वन विभाग से कहा। किससे कहा? वन विभाग से। लेकिन वन विभाग ने क्या कहा? सुनते हैं। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। वन विभाग ने इजाजत देने से क्या कर दिया? मना। और यही बात उनको खल जाती है। यही बात उनको खल जाती है कि हमारी संपत्ति पर हमें ही पेड़ का, हमारी चीज, हमारी भूमि, हमारा जंगल, और हमें ही उसका प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी जा रही और किसी बाहरी को उससे कमाने का मौका दिया जा रहा है। ये कैसे उचित है भाई? अनुचित है। उचित है नहीं। मेरी भूमि, मेरा जंगल, मेरा पानी, और मुझे ही नहीं पीने दिया जा रहा, मुझे ही खाने पीने दिए और मुझे ही उसका उपयोग नहीं करने दिया जा रहा, और किसी बाहरी व्यक्ति को उससे कमाने का मौका दिया जा रहा। कहां से उचित है भैया? ख्याल मैंने रखा, फसल मैंने पैदा कराई, पालन पोषण मैंने किया, और जब फल तोड़ने की बारी आई तो किसी और को जंगल थमा दिया जा रहा है। कहां से उचित है भाई? कि उचित है? नहीं, अनुचित। इसी चीज का विरोध है चिपको आंदोलन। इसी चीज का विरोध है चिपको आंदोलन। जब हमको इजाजत नहीं मिली हमारे पेड़ों को काटने की, तो तुमने उनको कैसे इजाजत दे दी उससे कमाई करने की? कैसे भाई? हम उससे अपने खेती के औजार तक नहीं बना सकते और कोई उन्हीं पेड़ों का उपयोग करके अपने घर की तिजोरियां भरे? ये कहां से संभव है? ये कहां से उचित है? बताए मुझे कोई। और उसी का प्रोटेस्ट है आपका चिपको मूवमेंट। उसी का प्रोटेस्ट है आपका चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। आगे सुनना। बहरहाल वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बहरहाल विभाग ने खेल सामग्री के एक निर्माता को जमीन का यही टुकड़ा
व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कहीं बड़े सवाल उठने लगे। गांव वासियों ने मांग की जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। समझ में आई बात कि भैया हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारा प्राकृतिक संसाधन और कोई दूसरा आकर उससे कमाई करे, ये कहां का न्याय है? भारत के साथ भी तो यही अन्याय किया ना, किसने? इंग्लैंड ने। बाहर से आके लोगों ने, उन्होंने हमारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपना विकास किया ना, और वही चीज यहाँ पर करी जा रही थी उत्तराखंड के लोगों के साथ, और उसी चीज का उन्होंने विरोध किया कि पहले इन प्राकृतिक संसाधनों पर किसका हक है? मेरा हक है। पहले इसके माध्यम से विकास होगा तो किसका होगा? हमारा होगा, फिर उसके बाद किसी और का होगा। भाई पहले किसान उगाता है तो पहले अपने खाने के लिए रखता है ना, फिर उसके बाद जो अतिरिक्त बचती है फसल उसको बेचता है ना, कि ऐसा करता है, पहले बेच देता है फिर अपने लिए खरीदता है। पहले अपने लिए रखता है, फिर उसके बाद जो बचती है अपने से अतिरिक्त उसको बेचता है। तो वही चीज ये भी कह रहे हैं, पहले इन चीजों पर हमारा हक है, हमने इसको पाला पोषा है, तो सबसे पहले इसका उपयोग करने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? हमको। यही चीज स्थानीय लोग, वहां के स्थानीय लोगों को। तो इन्होंने यही मांग करी इस आंदोलन के माध्यम से कि अगर आपको इन जंगलों का व्यवसायिक प्रयोग करना है तो इनका प्रयोग हमारे माध्यम से कराइए आप, क्योंकि हमें पता है कि कितना कौन सा पेड़ कैसे काटा जाना चाहिए। हमें पता है कि हम कितना काटे, कितना ना काटे, और हम कभी भी अपनी मां का दोहन नहीं होने देंगे। हम अपनी मां का दोहन नहीं होने देंगे। समझ? हम अपनी मां पर अत्याचार नहीं होने देंगे। हम अपनी मां से उतना ही लेंगे जितना जरूरी है, उससे ज्यादा कभी नहीं लेंगे। समझ में आई बात? तो वही चीज इन्होंने करी। आगे सुनो। स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन की नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग करी। समझ? और वहां की अन्य समस्याओं को भी इस आंदोलन के माध्यम से उठाया गया। वहां की अन्य समस्याओं के बारे में भी इस आंदोलन में बात की गई। जैसे न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करी जाए, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, कम से कम मजदूरी मिलनी चाहिए इतनी, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते थे वो काम करा लेते थे और बेकार सौंप देते थे, और जब पैसे देने की बारी आती थी तो अपनी मनमर्जी चलाते थे, जो कहीं से भी उचित नहीं है। एक न्यूनतम मजदूरी सबको मिलनी चाहिए। आगे सुना। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। महिलाओं ने क्यों सक्रिय भागीदारी की? आगे बढ़ चढ़कर महिलाओं ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसमें महिलाओं ने सबसे बड़ी भूमिका क्यों निभाई? इसमें भी एक उत्तर छिपा हुआ है, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यह आंदोलन एकदम नया पहलू था। इसके इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे।
उनको शराब भी बेचते थे, उनको शराब भी बेचते थे। कौन? अंग्रेज। जिन लोगों को ये ठेका मिला हुआ था पेड़ काटने का। 1973 में अंग्रेज आए। भूल गया, ये भूल गया, इसको याद नहीं है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कब की बात कर रहे हैं? 1973। 73 कितना? 73। हाँ, तो 73 में अंग्रेज थे भारत में? कब थे भारत में वो तो पहले उससे 18। अच्छा, 47 से पहले। तो ये बात याद रखा करो ना 47 कि आजादी से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, आजादी के बाद भारत पे भारत सरकार का शासन हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से पहले जो सरकार थी वो अंग्रेज सरकार थी, और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के बाद जिस सरकार ने भारत का कार्यभार संभाला वो भारत सरकार, उसे भारत सरकार कहते हैं। ठीक, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्या है? दृढ़ संकल्पित। भारत का यशस्वी भविष्य उसका बनाना सर्वोपरि कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य। समझ में बात? आगे सुनना ध्यान। महिलाओं ने बड़ी भूमिका क्यों निभाई? क्योंकि जिन ठेकेदारों को इन पेड़ों को काटने का ठेका मिला था वही उस एरिया में शराब के ठेके भी चलाते थे। तो इन लोगों को शराब के नशे में धुत कर दिया जाता था। सारे आदमी लोग वहीं चले जाते थे और घर की सारी कमाई ये लोग ले जाते थे। कौन? ठेकेदार, ठेके के मालिक, शराब ठेकों के मालिक। महिलाएं बहुत तंग हो गई थी कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। किनके कारण? इनके कारण, इन शराब के ठेकेदारों के कारण। और इन्हीं को सरकार ने हमारी प्राकृतिक संपत्ति को भी बर्बाद करने का और उसका शोषण करने का अधिकार दे दिया। ये कैसे स्वीकार कर ले हम? तब उन्होंने ये तरीका अपनाया अपनी मां प्रकृति को बचाने का और अपने परिवार को बचाने का। उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और चिपको आंदोलन के माध्यम से उन्होंने मां प्रकृति की भी रक्षा करी और अपने परिवार की भी रक्षा करी और सरकार का ध्यान दोनों विषयों पर आकर्षित किया। सरकार की शराब नीति की ओर भी और सरकार की प्राकृतिक नीति की ओर भी। कि सरकार प्राकृतिक संपत्तियों पे सर्वप्रथम अगर अधिकार किसी का है तो वो है स्थानीय लोगों का, वो है स्थानीय लोगों का। उसके उपरांत किसी और का है, उसके उपरांत किसी और का है। समझ में? आगे सुनो। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और उसमें कुछ और सामाजिक मसले आ जुड़े। क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बहरहाल बात इस आंदोलन की सफलता की तो है ही, साथ ही एक मिनट, आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बहरहाल बात इस आंदोलन की सफलता की तो है ही, साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन 70 के दशक और इसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम ऐसे ही अनेक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने जनता की अनेक समस्याओं को
अनेक समस्याओं को उठाया और समाज को सोचने के लिए और सरकार को सोचने के लिए मजबूर किया कि ये सरकार की ये नीतियां अनुचित है और सरकार को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए और समाज के विकास में उन्हें जनता की भी आवाज को सुनना चाहिए। जनता की भी आवाज को सुनना चाहिए, जनता की आवाज की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जनता की आवाज की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात? आगे सुनना। अब आता है दल आधारित आंदोलन। दल आधारित आंदोलन, ऊपर देखो अभिषेक। जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों के मेल से बने नजर आते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही ले लें, स्वाधीनता मतलब आजादी वाले आंदोलन को ही ले लें। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन। ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अस्तित्व में आए। इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। आज के टाइम पे आप सब जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे दल बने हुए हैं जो समाज की अनेक अन्य समस्याओं को उठाते रहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारा जो आजादी का आंदोलन था वो कहने के लिए तो एक राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे आंदोलन थे। उसमें आर्थिक आंदोलन भी सम्मिलित था, उसमें सामाजिक आंदोलन भी सम्मिलित था, उसमें किसान आंदोलन भी सम्मिलित था, उसमें औद्योगिक आंदोलन भी सम्मिलित था, उसमें जाति आधारित आंदोलन भी सम्मिलित थे। वो सभी आंदोलनों का रूप अपने अंदर समाहित किए हुए था। वो सभी आंदोलनों का रूप अपने अंदर समाहित किए हुए था। वो अपने आप में बहुत ही बड़ा आंदोलन था। समझ गई बात? वो अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था और यह आपको जानना बहुत जरूरी है। तो तभी से हमारे समाज में कुछ दल बन गए कि इनकी आवाज उठाने के लिए ये काम करेंगे, इनकी आवाज उठाने के लिए ये काम करेंगे। जैसे भारतीय किसान यूनियन, आप सबने सुना है इनका नाम। किसान आंदोलन के समय में जो किसानों की आवाज उठा रही थी, है ना, जो किसानों की आवाज उठा रही थी। तो आज के समय में बहुत सारे दल बन गए हैं जो उनके दल पर या उनके समूह पर कभी भी समस्या आती है तो वो अपने समूह या अपने समूह का अपने दल के माध्यम से नेतृत्व करते हैं। जैसे किसानों का अपना संगठन है, जैसे हम भारतीय किसान यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय किसान संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय किसान संघ। ठीक है, तो ये किसानों के मुद्दों की आवाज उठाती है किसके सामने? सरकार के सामने। ये एक सामाजिक संगठन है, ये एक सामाजिक संगठन, ये एक राजनीतिक संगठन नहीं है। राकेश टिकैत। ऐसे कुछ आंदोलन आजादी के बाद के दौर में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठनों के आंदोलन का बड़ा जोर था। सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। आजादी के बाद के शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लामबंद हुए। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग की। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतीहर मजदूरों ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में
अपना विरोध जारी रखा। आप मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इन्हें नक्सलवादी के नाम से जाना गया। किसान और मजदूरों के आंदोलन का प्रमुख जोर आर्थिक अन्याय तथा असमानता के मसले पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों से इनका नजदीकी रिश्ता कायम हुआ। इन आंदोलनों में शरीक कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े। ऐसे जुड़ाव से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। समझ में आई बात? आप सब देख रहे हैं कि जैसे राकेश टिकैत जी भी किसान यूनियन के हेड, जब किसान आंदोलन चला तो उन्होंने भी उनकी भी बहुत सारी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें हुई, बहुत सारे राजनेता उनसे मिलने आए। तो ये जो है ना, ये जो बड़े जब एक समुदाय अपना बड़ा सा वर्ग बना लेता है ना, तो वो एक ताकतवर बन जाता है। जैसे आप खुद ही देख लो, ये अभी कुछ नहीं है, लेकिन ये जब बन जाती है और जब किसी के जबड़े पे लगता है तो उसका जबड़ा हिल जाता है। वही चीज है। जब किसान भी संगठित हो जाते हैं ना, तो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत बन जाते हैं कि किसी भी सरकार को हिला सकते हैं। और उसका प्रमाण आप सबके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि किसान आंदोलन ने सरकार की उन 3 नीतियों को परिवर्तित करने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर तुमने 3 नीतियां नहीं बदली तो हम तुम्हें ही बदल देंगे। और डर देख लो, देश को बदलने का दम रखते हैं, है ना? देश को बदलने का दम रखते हैं, समाज को बदलने का दम रखते हैं। और तो तुम क्या चीज हो? तुम तो सरकार हो, हमारी ही ताकत पे तो बने हो। हम ही तो लेके आए तुम्हें, हम ही लेकर आए और हम ही तुम्हें बदल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।